हेलो बच्चों, गोविंद सर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्विक बट कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो हम टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलते हैं चैप्टर 3 की ओर। Done। सबसे पहले आते हैं हम करंट के बारे में। करंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यानी यूनिट टाइम यानी क्या होगा? 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास करता है, वो हमारा करंट होता है। इसको हम एक तरीके से और भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब यदि मैं बोलूं 30 सेकेंड में क्यू कूलम चार्ज पास कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? क्यू बाय टी। 1 सेकेंड में जितना चार्ज पास करता है वही हमारा करंट होता है। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू बाय टी हो जाएगा। देखो, चार्ज का फ्लो किसके वजह से होता है? तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के वजह से होता है। यदि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, Q का फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू ई होता है। तो यहाँ पे Q की जगह पे N ही पुट कर देंगे, टाइम तो अपना T है ही। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफर निकालना होगा तो एन ई बाई टी करके हम निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं एसआई यूनिट। अब देखो, यहाँ पे चार्ज का फार्मूला होता है क्यू बाई टी होता है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड, या फिर उसको हम एम्पेयर बोलते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वह कैपिटल ए लेते हैं। अब देखो, करंट के पास क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसके बावजूद इसको स्केलर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। यही फोर्स मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले लूँ, 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का, तो नेट फोर्स हो जाएगा 1 न्यूटन। यानी हमने सिर्फ जो फोर्स थे उनके बीच का एंगल हमने चेंज कर दिया, तो नेट फोर्स की वैल्यू जो हुई वह चेंज हो गई है। और लेकिन अब यदि हम करंट की बात करें तो करंट में यदि ये मान लो जैसे यहाँ पे 3 एम्पेयर करंट है और दूसरे वायर में मान लो 2 एम्पेयर करंट है, तो टोटल करंट जो होगा हमेशा 5 एम्पेयर होगा। चाहे इन वायर के बीच में कितना भी हम एंगल लें, टोटल करंट क्या होगा? 5 एम्पेयर होगा। तो इससे पता चलता है कि यह लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है, तो इसलिए यह क्या है? स्केलर है। अब उसके बाद आते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, या फिर बोलें Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है। और यदि हम इंस्टेंटेनियस करंट निकालना होगा तो डी क्यू बाई डी टी करेंगे, यानी क्यू को हमें डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू मैं ही बोलूँ कि टी स्क्वायर प्लस टी है। ठीक है। अब यदि मैं बोलता हूँ कि टाइम की वैल्यू मान लो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड लेते हैं, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड। इसमें यदि टाइम इंटरवल दे रहा हूँ तो इस केस में हम क्या करेंगे? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? Q2 माइनस क्यू वन अपॉन T2 माइनस T1। Q2 कैसे आएगा? फाइनल टाइम पुट करने से। यानी मैं यदि 2 सेकेंड ले बोल रहा हूँ तो 2 सेकेंड पुट कर दूंगा तो Q2 आ जाएगा। 1 सेकेंड पुट कर दूंगा इसमें, Q1 आ जाएगा। अपॉन T2 माइनस T1 यानी 2 माइनस 1 करके हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकते हैं। लेकिन यदि मैं बोलता हूँ कि एक ही टाइम कोई मैं बोलूँ कि 3 सेकेंड में करंट की वैल्यू बताओ, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्यू को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट यदि मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ? टी स्क्वायर का कितना होता है? 2t, और टी का हो जाएगा 1। डी टी बाई डी टी कितना हो जाएगा? 1। कैसे करते हैं? पावर आगे लेते हैं, पावर में से एक कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2t+1। और यदि मैं बोलता हूँ 3 सेकेंड पे बताओ, तो टाइम की वैल्यू क्या करेंगे? 3 सेकेंड इसमें पुट कर देंगे, यानी हो जाएगा 2 × 3 + 1, यानी 6 + 1 यानी 7 एम्पेयर हो जाएगा। अब आते हैं 1 एम्पेयर क्या होता है। जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मूला? I = Q/T पढ़ा था। अब सोचो,
1 एम्पेयर करना है, आई की वैल्यू को 1 करना है तो क्यू को हमें करना पड़ेगा 1 और टी को करना पड़ेगा 1। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1 यानी 1 हो जाएगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं एमीटर क्या होता है। तो एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट, करंट को मेजर करने का एक डिवाइस होता है। इसको कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है काफ़ी लो होता है, इसलिए इसके सीरीज में लगाने से भी इसके सर्किट के रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करता है। तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है। जैसे मैं बोलूँ, यदि मैं कंडक्टर लूँ और इसको यदि किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूँ इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा ये पोटेंशियल पे, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। जब हम इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से देखें तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, इसलिए जो डायरेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट का वो नेगेटिव से पॉजिटिव हम लेते हैं। जबकि कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होता है करंट का वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं। ऐसा हम क्यों लेते हैं, जिस तरीके से हम बोल सकते हैं वाटर का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होता है, हीट का जो फ्लो होता है वह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। उसी तरीके से करंट का जो फ्लो होता है वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल हाई है, नेगेटिव वाले का लो है, इसलिए जो करंट का जो फ्लो होता है वह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। ऐसा कन्वेंशन है। अब आते हैं, जैसे कि हमने देखा आई का फार्मूला dq/dt होता है। इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, q को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आ जाता है। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू हो जाएगा आई डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स कर दो, 0 से q कर दो। टाइम का लिमिट यहाँ पे t1 से t2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन q और q माइनस 0 तो q ही होता है, ये हो जाएगा आई डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट हो गया हमारा t1 से t2। तो ये फार्मूला आ गया। क्या फार्मूला आ गया, जब हम i को इंटीग्रेट कर देंगे, करंट यदि मान लो वेरिएबल हुआ तो उस केस में हम उसको इंटीग्रेट कर दें किसी भी टाइम इंटरवल t1 से t2 में, तो ये बताएगा कि कितना चार्ज उसके अंदर पास हुआ है। तो इंटीग्रेशन करके हम निकाल सकते हैं, जबकि हमें करंट चाहिए होगा तो हम डिफ्रेंशिएशन करके निकालते हैं। इसका एक और मीनिंग है, मान लो जैसे आई और टी का ग्राफ गिवन है, आई और टी का ग्राफ गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं बोलूँ कि इसमें चार्ज कितना पास हुआ ये बताओ। अब जैसे आई के वैल्यू यहाँ पे मैं दे दूँ 5 है, यहाँ पे मान लो 10 सेकेंड है, यहाँ पे जो है सो 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड। मैं बोलूं कि कितना चार्ज पास हुआ है 0 से 10 सेकेंड के बीच में, तो हमें क्या करना होगा, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ। एरिया ऑफ आईटी ग्राफ जो होगा वो बताएगा कि कितना चार्ज पास हुआ है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो तो ये बन रहा है ट्रेपीजियम। क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी यहाँ और यहाँ, तो ये कितना है 10 है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 4 था, इसके सीध में ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 6 इंटू हाइट। हाइट कितना लेंगे, ये वाला हाइट हो जाएगा, पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हाइट होता है, वो यहाँ पे 5 है तो 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। 2 8 जा 16 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो 40 कूलम चार्ज पास करेगा। इन शॉर्ट बोले तो आईटी ग्राफ का जो एरिया होगा कितना चार्ज पास करेगा वो देगा।
जबकि आई इंस्टेंटेनियस के लिए डी क्यू बाई डी टी होता है। ये एक चीज और भी बताता है, क्यू टी ग्राफ यदि गिवन है तो डी क्यू बाई डी टी स्लोप को बताता है। स्लोप को, स्लोप क्या होता है हमारा, टेन थीटा की वैल्यू होती है। स्लोप जो होता है हमारा टेन थीटा के इक्वल होता है। यदि मैं बोलूं क्यू टी ग्राफ में, यहाँ पे मान लो ऐसे दे दिया हमने, क्यू की वैल्यू यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ पे मान लो टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड है। मैं यदि बोलूँ कि 0 से 5 सेकेंड के बीच में जो है करंट की वैल्यू बताओ, करंट की वैल्यू बताओ, तो हमें क्या करना चाहिए, स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा की वैल्यू, तो ये थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर कितना है 10 और बेस कितना है 5, तो 10/5 कर देंगे, यानी 2 एम्पेयर करंट हो गया। अब आते हैं ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में। ईएमएफ को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। यानी जब किसी सेल से करंट पास नहीं कर रहा है, तब उसके टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसका ईएमएफ कहलाता है। यदि मैं किसी सेल के ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करूँ, कैपिटल आर यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होते हैं, तो इसलिए सिंपली ऐड हो गया है यहाँ पे। तो करंट जो होगा टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, जो कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू ई हो जाएगा। आई इंटू कैपिटल आर जो होता है वो वी होता है, आई इंटू कैपिटल आर, यानी एक्सटर्नल सर्किट में जो वोल्टेज होगा, आई इंटू कैपिटल आर वी हो गया, तो वी प्लस आई आर इक्वल्स टू ई हो जाएगा। अब देखो आई को यदि मैं जीरो कर दूं, बैटरी से करंट को जीरो कर दूं, तो क्या हो जाएगा, वी हमारा ई के इक्वल हो जाएगा। आगे होगा समझ में। इसके अलावे एक और हम डेफिनेशन दे सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द एंटायर सर्किट। सेल ऑल्सो, यानी सेल को भी इंक्लूड करना है, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वो जो होगा वो हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल होगा। अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोड्स हो गया, कैथोड और एनोड हो गया, और इलेक्ट्रोलाइट जो हम केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं वो हो गया। इनके वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब उसके बाद आते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। उसके बाद है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट का जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तीसरा पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। देखो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, यानी कैथोड और एनोड के बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कैथोड और एनोड के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। चौथा पॉइंट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड, यानी जो कैथोड और एनोड है जितना ज़्यादा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्ज होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ज़्यादा इमर्ज होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। लास्ट जो पॉइंट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल का वो क्या होगा, कम होगा। अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। होता क्या है, द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी एवरेज वेलोसिटी होता है जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। अब जैसे मान लो मैं यदि किसी कंडक्टर को लूँ और बैटरी से कनेक्ट करूँ, तो इस तरीके से क्या होता है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, ये निगेटिव पोटेंशियल पे होगा।
इलेक्ट्रॉन जो होगा हमें पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करती है। तो जो अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वेलोसिटी भी अलग अलग होती है, इसलिए हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं। लेकिन यदि जब हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो उस समय में क्या होता है, उस समय में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिग जैग मोशन में होते हैं, इस तरीके से होते हैं, जिग जैग मोशन में होते हैं। लेकिन जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाता है, और इसका डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पे डिफरेंट होती है। इसलिए जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं तो उसका हम एवरेज वैल्यू लेते हैं। अब आते हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें कंसिडरेशन पहले बताना पड़ेगा। कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसके इनिशियल वेलोसिटी मान लो u1 u2 u3 un है। देन इट्स एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? जैसे हमने बताया कि इनिशियली जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिग जैग मूव कर रहे होते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो इसलिए, और वेलोसिटी तो वेक्टर होता है, यदि हम राइट साइड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो लेफ्ट को निगेटिव लेंगे। इसलिए जब हम इसका जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखो, जब किसी कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं तो E इंटू ई। अब यहाँ पे कहोगे कि माइनस साइन कैसे आया, तो माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है जबकि फोर्स किधर लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेफ्ट साइड है, और वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। फोर्स का फॉर्मूला होता है M इंटू ए होता है, इसको इक्वल्स टू माइनस ई लिख सकते हैं। ए का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ई बाय एम हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन जो होगा हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम वैल्यू का होगा। अब आते हैं, देखो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए ये देखो T1 T2 ये सब लिया गया है, तो ये क्या है ये जानना जरूरी है। तो ये होते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आप कहोगे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो बार बार क्या होते हैं कि आपस में वो कोलाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके रिलैक्सेशन टाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी यदि हम देखें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का तो क्या हो जाएगा, v1 इक्वल्स टू u1 प्लस ए टी1। टी1 इसका रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर द नेक्स्ट कोलिजन है। उसी तरीके से v2 कितना हो जाएगा, u2 प्लस ए टी2 हो जाएगा। उसी तरीके से vn कितना हो जाएगा, un प्लस ए टी एन। अब जब हम इसका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी जो आया था उन सब का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो v1 प्लस v2 प्लस vn बाय n, जितने टर्म्स होते हैं उसी से हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दिया है। अब हम v1 v2 vn की जो वैल्यू है सबको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, और फिर पुट करने के बाद u1 u2 u3 un सबको एक साथ ले लेंगे, डिवाइडेड बाय ये n नीचे है तो n डिवाइड में कर दिया, प्लस जो ए टी वन ए टी टू ए टी थ्री ए टी एन था तो उसमें से एक कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn बाय n हो जाएगा। यहाँ पे जो U1 प्लस U2 प्लस UN बाय n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्लस a इंटू टी एवरेज हो जाएगा। यहाँ पे टी एवरेज क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। अब हम क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू है हमारे पास माइनस ई बाय एम, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाएगा माइनस ई बाय एम इंटू टी एवरेज हो जाएगा। हाँ, तो ये आ गया। अब उसके बाद आते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू क्या होता है, वी डी बाई ए, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब हम 1 न्यूटन पर कूलम करेंगे तब जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसको हम मोबिलिटी बोलते हैं। तो वी डी का जो फॉर्मूला था
माइनस ई बाई एम इंटू टाउ था, वो पुट कर देंगे। अपॉन में ई है तो ई सी क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल हो जाएगा। मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया ई टाउ बाय एम। अब उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हम फाइंड करने वाले हैं। देखो इसमें जो है सबसे पहले हमने एक कंडक्टर लिया है जिसका लेंथ कितना लिया है, एल लिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए लिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ये सर्कुलर पार्ट जो है उसका एरिया जो लिया है हमने ए लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने कंसिडरेशन में देखो लिखा हुआ है एल क्या है, लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एन क्या है, नंबर डेंसिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। देखो इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए ध्यान से देखें तो इसमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यानी क्यू और टी की जरूरत हमें पड़ रही है। सबसे पहला प्लान है हमारा क्यू की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाए। टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, क्यू का फॉर्मूला होता है एन इंटू ई होता है। एन जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, वह एन इंटू वॉल्यूम करके। कहोगे कैसे पता, एन क्या होता है, नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर डेंसिटी है। जब उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इनटू ई है तो ई को एज इट इज हमने लिख दिया है। अब आते हैं एन को, एन लिखा, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। अब तुम सोच रहे होगे कि एरिया इंटू लेंथ कैसे हो गया, जैसे मान लो वायर जस्ट लाइक सिलेंडर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो पाई आर स्क्वायर एल। पाई स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल। तो एरिया इंटू लेंथ जो होता है हमारा वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम के जगह पे ए एल लिख सकते हैं, तो ए एल इंटू ई हो जाएगा। अब आता है टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर। तो देखो जो लेंथ था कंडक्टर का वो एल था, स्पीड कितना है वी डी, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा एल बाई वी डी। अब हमने क्यू और टी दोनों फाइंड कर लिए हैं, तो आई का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। क्यू की जगह पे एन ए एल ई पुट कर देंगे, अपॉन में टी की जगह पे एल अपॉन वी डी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन ए ई वी डी। ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया है। अब उसके बाद आते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। यानी आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे आर है, तो वी इक्वल्स टू आर इंटू आई हो जाएगा। आर क्या है यहाँ पे, आर क्या चीज बताता है, रेजिस्टेंस को बताता है। आर जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आर देखो, आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट लिखना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखो वी का क्या होता है वोल्ट, आई का क्या होता है एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर भी बोल सकते हैं या फिर ओम बोल सकते हैं, और इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं हम ओमेगा यूज करते हैं। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं 1 ओम क्या होता है। जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। अब सोचो 1 करना है आर को, तो वी को भी 1 करना पड़ेगा और आई को भी 1 कर देंगे, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, यानी आर की वैल्यू जो होगी वह 1 ओम हो जाएगा। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, इफ 1 एम्पेयर ऑफ करेंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड 1 वोल्ट then resistance of the conductor is said to be 1 ohm। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन इफेक्ट करता है, तो सबसे पहला जो होता है लेंथ, यानी वायर का लेंथ हम चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हमारा होता है ये थिकनेस वाले पार्ट का एरिया, ये वाला पार्ट जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तीसरा जो होता है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल चेंज कर देंगे तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और चौथा होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होने से भी रेजिस्टेंस वैल्यू में चेंज हमें देखने को मिलेगा। अब देखो देखते हैं कि लेंथ के साथ किस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ,
यानी लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। यानी थिक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, जो थिन वायर होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तभी हम हाई टेंशन केबल में मोटी वायर का यूज़ करते हैं, ताकि उसका जो रेजिस्टेंस हो वह कम हो और रास्ते में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो क्या हो? कम से कम हो। अब उसके बाद आते हैं दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? आर डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू एल बाई हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे रो होता है, तो रो एल बाई ए। अब रो क्या होता है? तो रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो इस तरीके से रो का फॉर्मूला यदि हम निकालें क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके ये आ जाएगा आर ए बाय एल। अब आते हैं इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? देखो रेजिस्टेंस का तो ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये एसआई यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी को यदि मान लो डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो यदि मान लो एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दे और लेंथ को क्या कर दे? 1 मीटर, तब रो किसके इक्वल हो जाएगा? आर के इक्वल हो जाएगा। तो इसी के बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल तो हमें पता चल ही गया कि रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाता है। और दूसरा जो होता है टेम्परेचर। अब ये तुम सोच रहे होगे कि ये रेजिस्टेंस में जो 4 फैक्टर थे उसमें हमने लेंथ और एरिया का यूज करके दिखाया था, तो बाकी के 2 फैक्टर जो थे नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर वो कहाँ गए? तो देखो लेंथ और एरिया तो यहाँ पे है, और रो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। इस तरीके से रेजिस्टेंस के जो होते हैं 4 फैक्टर्स होते हैं। अब आता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के क्या लिमिटेशन है? सबसे पहला जो होता है वी सीजेज टू प्रोपोर्शनल टू आई, यानी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वी और आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी सेम रेट से बढ़ेगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होनी चाहिए, जैसे जैसे हम वी बढ़ाएंगे तो आई भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। एक्चुअल में लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, शुरू में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बाद में देखो ग्राफ वी की तरफ बेंड हो रहा है, यानी वोल्टेज तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन करंट में उतना इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि वी सीजेज टू प्रोपोर्शनल टू आई। जो दूसरा जो लिमिटेशन है वो क्या है? द वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वी। बोला है करंट की वैल्यू जो है साइन ऑफ वी के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी हम बैटरी के सिर्फ टर्मिनल को चेंज कर दें, मान लो कोई कंडक्टर है हमारा, ये कंडक्टर है मान लो, इसमें हम टर्मिनल्स को उल्टा कर दें, अभी पॉजिटिव इधर है निगेटिव इधर है, बाद में उल्टा कर दें तो उससे भी करंट के वैल्यू में चेंज हमें देखने को मिलता है। जो थर्ड लिमिटेशन है वो क्या है? द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है होना चाहिए वी और आई जो होना चाहिए उसके बीच में एक ही रिलेशन होना चाहिए, यानी एक वी के लिए एक ही आई होना चाहिए। वी हम चेंज करें तो आई भी क्या होना चाहिए? चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड के केस में यदि हम वी और आई का ग्राफ देखें तो V1 और V2 दोनों पे जो सेम वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है इसके इस तरीके से 3 लिमिटेशन है ओम्स लॉ के। अब उसके बाद आते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी देखो जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और देखो एरो लगा रखा है हमने, तो इसका मतलब ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। करंट डेंसिटी होता क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे इस एरिया की बात कर रहे हैं, जब एरिया की वैल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू जब 1 मीटर स्क्वायर हो तब जितना इससे करंट पास करेगा वो होता है करंट डेंसिटी। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर होगा। और जैसा कि मैंने बताया करंट डेंसिटी क्या होता है? एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है।
देखो हमने बताया J इक्वल्स टू आई बाई ए होता है, यानी I हो जाएगा J इंटू ए। और करंट जो होता है वो हमारा स्केलर होता है, जबकि J और A दोनों वेक्टर होता है। तो ये स्केलर कब आएगा? जब इनके बीच में क्या हो? डॉट प्रोडक्ट हो। तो I जब निकालना होगा तो J और A का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा करंट आ जाएगा। यदि मान लो वेरिएबल है करंट डेंसिटी वगैरह, तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे J डॉट ds, ये भी एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा और जो फार्मूला हो सकते हैं करंट डेंसिटी से, देखो जे का फार्मूला आई अपॉन ए होता है। आई का फार्मूला हमने डिराइव किया एन ए ई वी डी, अपॉन में ए कैंसिल हो जाएगा तो एन ई वी डी हो जाएगा। एन ई वी डी की जगह पे हम चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ई बाय एम इंटू टॉ पुट कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। इसके अलावा एक और फार्मूला हो सकता है, जे का फार्मूला हमने देखा क्या होता है, एन ई वी डी होता है। तो एन ई वी डी, और जो मोबिलिटी मोबिलिटी का फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया था? वी डी बाई ई होता है। तो यहाँ पे वी डी की जगह पे कितना हो जाएगा बोलो? म्यू इंटू ई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चाहें तो वी डी की जगह पे म्यू इंटू ई पुट कर देंगे तो एक नया फार्मूला आ जाएगा। अब आते हैं डिराइव ओम्स लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले एज वी नो आई इक्वल्स टू एन ए वी डी, ये फार्मूला हमने डिराइव किया था तो यही लिखना है। एज वी नो आई इक्वल्स टू एन ए वी डी होता है, एन ए ई वी डी की जगह पे हमने पुट कर दिया ई बाई एम इंटू टॉ, ये हमने फार्मूला डिराइव किया था। तो ये हो जाएगा एन ए ई स्क्वायर बाई एम। देखो कैपिटल ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं? V बाई एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ई की जगह पे V बाई एल हम लिख सकते हैं, तो V बाई एल हमने लिख दिया, इंटू टॉ लिख देंगे। देखो V को हमने छोड़ दिया है, बाकी सारे टर्म्स को मैंने इधर भेज दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो जो नीचे था ऊपर चला गया, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा बोलो? एम एल एन ए टॉ सबके सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ये पूरा टर्म जो दिख रहा है हमें वो क्या है? एक कांस्टेंट है। तो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि ये पूरा टर्म जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया, और v इक्वल्स टू आर आई होता है, हमें पता है। तो ये जो वैल्यू आया, कंपैरिजन करें तो r का जो वैल्यू हो जाएगा एम एल बाय एन ए स्क्वायर, टॉ जो होगा वो किसका वैल्यू आ जाएगा? r का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो r कितना होता है? रो एल बाई ए होता है। यहाँ पे l और a दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो रो का फॉर्मूला आ जाएगा m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। टाउ जहाँ पे क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है, n क्या है? नंबर डेंसिटी है, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब उसके बाद आते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलो? रो का रेसिप्रोकल करना है तो एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम जो होगा वो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ। अब आते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो मेटल के लिए देखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा। तो देखा जाए तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था एम बाय एन ई स्क्वायर टॉ हमने निकाला था। अब देखो ध्यान से देखने से पता चल रहा है ग्राफ में कि टेम्परेचर बढ़ने से जो रेजिस्टिविटी है वह इंक्रीज करता है। अब कैसे इंक्रीज करता है? तो देखो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज थर्मल वेलोसिटी इंक्रीजेज। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी, वो इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी। यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कम हो गया ना, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ गए थे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कम हो गया। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाएगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो। अब आते हैं एलवाई के केस में, हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ किस तरीके से वेरी करता है। टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी देखो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, यानी सेम रेट से इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ का जो स्लोप देखा जाए तो चेंज नहीं हो रहा है। और टेम्परेचर जीरो पे भी रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वह जीरो नहीं है।
लेकिन यदि मैं सेमी कंडक्टर की बात करूं तो यहाँ पे देखा जाए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अब ये सोच रहे होगे कि कैसे डिक्रीज कर रहा है। तो देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रो इक्वल्स टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ होता है। अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एन की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करती है, जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें पहले से जो एन की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। एन की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम होती है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। पहले से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है तो एन की वैल्यू कम होती है। लेकिन जब हमें बॉन्ड ब्रेक होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब फ्री होंगे तो एन की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो जब एन की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो रो की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा कि एन के साथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रो, यहाँ पे एन इंक्रीज कर गया तो रो की जो वैल्यू है वह डिक्रीज कर जाती है। अब आते हैं कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस को देखो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो जी क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। अब आते हैं इसका ऐसा यूनिट, आर का यूनिट क्या होता है, ओम, 1/ओम, तो यानी ओम -1 लिख सकते हैं, या मो लिख सकते हैं, या फिर साइमन बोल सकते हैं। अब उसके बाद आता है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ में क्या करना होता है, देखो हमें पता है ओम्स लॉ से क्या पता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। तो एल को यहाँ पे नीचे ले जाओ तो V बाई एल इक्वल्स टू आई बाई ए इंटू रो हो जाएगा। V बाई एल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई का फॉर्मूला हमने बताया था V बाई एल होता है, तो ई लिख दिया। आई बाई ए क्या होता है, जे होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या था, आई बाई ए इंटू रो हो गया। तो जे की वैल्यू कितना हो जाएगा, ई बाई रो, और 1/रो क्या होता है, सिग्मा। तो जे इक्वल्स टू हो जाता है ई सिग्मा। तो जब वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे तो दोनों साइड क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। जे और ई जो होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। इस तरीके से फॉर्मूला आ गया जे इक्वल्स टू ई सिग्मा। और यही वेक्टर फॉर्म्स और ओम्स लॉ है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आते रहते हैं बोर्ड में, तो ध्यान रखना है। अब यदि मान लो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी निकालना होगा तो आर नॉट इंटू 1 + अल्फा टी करेंगे, जहाँ पर अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। और R1 और R2 मान लो दो, जैसे दो डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 दो अलग अलग टेम्परेचर है, उसके रेजिस्टेंस मान लो R1 और R2 है, और अल्फा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, R2 - R1/R1 इंटू T2 - T1। इसका छोटा मोटा यूज न्यूमेरिकल में हो सकता है। अब आते हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है, द फेनोमेनन ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी व्हेन इट इज कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। जब क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हम कूल कर देते हैं, मतलब ठंडा कर देंगे, टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वह काफ़ी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह पेयर के फॉर्मेट में मूव करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है उसके वजह से पाथ में कोई डेविएशन नहीं होता है। पाथ में जब डेविएशन नहीं होगा तो उनके बीच में कोलिजन नहीं होते हैं। जब कोलिजन नहीं होंगे तो रेजिस्टेंस भी नहीं होते हैं, और रेजिस्टेंस की वैल्यू उस केस में 0 हो जाता है। तो वो फिर सुपर कंडक्टर बन जाता है। देखो रेजिस्टेंस होता है किसकी वजह से है, रेजिस्टेंस होता है कोलिजन की वजह से। किसके कोलिजन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का यदि हम कोलिजन रोक दें तो वह सुपर कंडक्टर बन जाएगा। और उसके लिए जो है टेम्परेचर को हमें कम करना पड़ता है। टेम्परेचर कम करने से इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी कम होगी, कोलिजन कम हो गया, तो रेजिस्टेंस भी 0 हो गया। एग्जाम्पल के लिए देखें, मरकरी का 4.2 केल्विन जो है वो टेम्परेचर है, यानी उस ये क्रिटिकल टेम्परेचर बता रहा है, यानी इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे जैसे ही रखेंगे तो वह सुपर कंडक्टर बन जाएगा। उसी तरीके से लेड के लिए जो है 7.25 केल्विन होता है। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन क्या है सुपर कंडक्टर के। मेकिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, यदि मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, पावरफुल मैग्नेट बनाना है, तो उसमें हम सुपर कंडक्टर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो पावर कंजम्पशन नहीं करेगा, तो बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है। उसके अलावा जो है हाई स्पीड कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर,
इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन में भी कर सकते हैं। यदि सुपर कंडक्टर बन जाएगा तो रास्ते में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो नहीं होगा, तो ये इसमें काफ़ी एनर्जी जो होगा वो सेव हो जाएगी। अब उसके बाद आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। यानी मान लो जैसे तीन रजिस्टर हमने लिया है, R1 और R2 और R3, इसका टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा वो चीज़ हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे तीन रजिस्टर हमने लिया है, R1 R2 R3 लिया है। ये तीनों तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, किसी भी बैटरी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो देखो सीरीज में जो है सो दो बातें, मतलब मेन जो है क्या चीज़ ध्यान रखना है, सीरीज में क्या चीज़ सेम रहेगा, तो करंट सेम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो एक ही पाथ है, तो ये जो करंट यहाँ से पास करेगा वही हर एक रजिस्टर से होकर के पास करेगा। तो करंट यहाँ पे जो है सेम रहेगा। वोल्टेज जो है वह जनरली डिफरेंट होगा, वोल्टेज भी सेम हो सकता है। कब सेम हो सकता है? जब उनके रेजिस्टेंस भी आपस में सेम हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो तीन रजिस्टर लिया, R1 R2 R3 लिया है, इसका वोल्टेज हमने V1 V2 V3 लिया है। अब देखो बैटरी का जो वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज, वह V है। तो जो टोटल वोल्टेज होगा वह V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन है। अब देखा जाए तो इस तीनों के यदि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर को एज्यूम करें, अब यदि तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टर को मैं RS एज्यूम कर लूँ, तो उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? I इंटू RS। इक्विवेलेंट है, मतलब ये हुआ इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा? एक सिंगल रजिस्टर जो है उसको सेम वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर देना है, यानी RS जो लेना है वो उसको V वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। और इक्विवेलेंट है तो सेम करंट देगा, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा I इंटू RS हो जाएगा। V1 क्या हो जाएगा? I इंटू R1, क्योंकि करंट तो सब में सेम जा रहा है तो I इंटू R1 हो जाएगा। V2 हो जाएगा I इंटू R2, V3 हो जाएगा I इंटू R3। I कॉमन ले लो और दोनों साइड से क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। हमने क्या देखा? तीनों रजिस्टर को यदि सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। अब आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालेंगे। तीन रजिस्टर हमने लिया, R1 R2 R3 पैरेलल में कनेक्टेड है। ये V वोल्ट की जो बैटरी है उसे कनेक्ट किया गया है। टोटल करंट मान लो I पास कर रहा है यहाँ से। यहाँ पे देखो तीन रास्ते हैं, तो इस बार करंट की जो वैल्यू होगी और डिफरेंट होगी, यानी तीनों रजिस्टर में करंट डिफरेंट होगा। लेकिन तीनों जो रजिस्टर है डायरेक्टली देखा जाए तो बैटरी से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो तीनों के लिए जो वोल्टेज होगा इंडिविजुअली वोल्टेज वह V वोल्ट की होगी। तो इसके लिए यदि मान लो टोटल करंट I है तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अब हमने इस तीनों के इक्विवेलेंट रजिस्टर ले लिया है। यहाँ पे देखा जाए तो E वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे मान लो टोटल रेजिस्टेंस को मैं RP बोल दूँ तो RP यहाँ पे हमने लिया है। अब देखो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो? I का फॉर्मूला V अपॉन R होता है, तो V अपॉन RP हो जाएगा एक इंडिविजुअल रजिस्टर के लिए, जो इन तीनों के लिए क्या है? इक्विवेलेंट है। तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? I इक्वल टू V बाई R, तो V बाई RP लिख दिया। I1 क्या हो जाएगा? V बाई R1। क्यों हो जाएगा V बाई R1? क्योंकि तीनों रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा और बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा, तो V बाई R1। I2 हो जाएगा V बाई R2, I3 हो जाएगा V बाई R3 हो जाएगा। यहाँ पे जब V कॉमन ले लेंगे और दोनों साइड से क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो जाएगा। यानी जब हम पैरेलल में रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वह डिक्रीज हो जाता है, यानी जो उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का उससे भी कम आंसर आएगा यदि हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब उसके बाद आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास मान लो जैसे कोई सेल हमने ले लिया जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R है। इसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो मान लो कैपिटल R मान लेता हूँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, तो I इक्वल टू हो जाएगा E बाय R प्लस R। EMF तो E हो गया, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ये हमेशा सीरीज में होते हैं। तुम चाहो तो यहाँ पे इसके बगल में भी स्मॉल r को दिखा सकते हो। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो R प्लस R हो जाएगा, जबकि करंट जो होगा वो हो जाएगा E बाय R प्लस R। जब हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू I इंटू R प्लस R हो जाएगा।
आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर लिख सकते हैं। आई इंटू कैपिटल आर जो होता है वो हमारा वी होता है, वी प्लस आई इंटू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब वी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर। यानी डिस्चार्जिंग के केस में हमने देखो बैटरी से करंट वहां पे निकल रहा था, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह ई माइनस आई आर होता है। यानी उस केस में उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसके ईएमएफ से कम होता है। लेकिन जब चार्जिंग का केस होगा, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे यदि करंट पहुंच रहा है यहाँ पे इस केस में, तो उस केस में जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई प्लस आई आर। यानी चार्जिंग के केस में उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह उसके ईएमएफ से ज़्यादा होता है। अब आते हैं इसके बीच में ग्राफ। देखा जाए तो सबसे जो पहला ग्राफ है वो क्या है, ईएमएफ और रेजिस्टेंस का ग्राफ है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो है कैपिटल आर, वो कौन सा रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब देखो ईएमएफ क्या है, बैटरी का ईएमएफ होता है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से उसके ईएमएफ का कोई लेना देना नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, फिर आर हम बढ़ाएंगे तो इसके ईएमएफ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देखो वो हो गया जितना हम लोड दे रहे हैं। हम एक बल्ब जलाएं, दो बल्ब जलाएं, चार बल्ब जलाएं, उससे बैटरी के ईएमएफ का कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट दिखाया गया है। अब दूसरा जो ग्राफ है वी और आई के बीच में ग्राफ है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाए हमारा, ई माइनस आई आर होता है। ठीक है, तो ये तो देखो मैथ की तरह भी है, तुम सोच सकते हो कि क्या होगा। अब देखो इस वाले पॉइंट का देखना है वोल्टेज की वैल्यू, तो इस वाले के लिए आई की वैल्यू कितना है, जीरो है। तो आई को जीरो कर दो तो वी की वैल्यू किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ई लगा दिया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ का देखना है कोई पॉइंट, तो उसके लिए वी को हम जीरो पुट करके यहाँ का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कितना वैल्यू होगा। आर निकालना है, आर कैसे निकालेंगे, वी मैक्स बाय आई मैक्स। यानी वी मैक्स यानी ई की वैल्यू हो जाएगा बाय आई मैक्स यानी यहाँ का वैल्यू। यानी इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो होगा वह आर का वैल्यू यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब जो हमारा जो अगला ग्राफ है वह वी और आर के बीच में ग्राफ होता है। देखो वी कस टू हमें पता है कि वी कस टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई आर प्लस आर होता है। ई बाई आर प्लस आर इंटू आर कर दिया। अब देखा जाए तो ये जो आर है कैपिटल आर, इसको क्या करेंगे, इसके नीचे डिवाइड में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर बाई आर वन हो गया प्लस आर बाई आर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यदि मैं कैपिटल आर की वैल्यू को इंक्रीज करूं, कैपिटल आर की वैल्यू को इंक्रीज करूं, तो ये वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, कम आएगा। ये वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आर बढ़ने से ये वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो डिनोमिनेटर भी डिक्रीज करेगा। डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी हम जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब यदि मैं बोलूँ कि आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई कर दूँ, कैपिटल आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई कर दूँ, तो ये जो होगा, मान लो कैपिटल आर की वैल्यू को इन्फिनिटी कर दूँ तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। उसके इसमें वी की वैल्यू ई बाई वन यानी ई के इक्वल होगा। यानी ये जो ग्राफ जो दिख रहा है वो हमेशा ईएमएफ से कम ही रहेगा। ये यहाँ पे पैरेलल दिखाना है, कभी इसके ईएमएफ से ज़्यादा नहीं होगा। अब आता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। हमने लिया है कंसीडर टू सेल हैविंग ईएमएफ इवन इन टू कनेक्टेड इन सीरीज। यानी दो सेल को जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये चीज़ हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखा जाए दो सेल हमने ले लिया है, ई1 ई2 ले लिया है। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने नीचे दिखा रखा है, R1 और R2 दिखा रखा है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे डिस्चार्जिंग का केस चल रहा है, यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, इसका मतलब डिस्चार्जिंग का केस है। डिस्चार्जिंग के केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ई माइनस आई आर होता है। यहाँ पे ए और बी, वी ए बी को हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ई वन माइनस आई आर वन। इसमें से आई करंट पास कर रहा है, आर वन क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो वी ए बी यानी वी ए माइनस बी बी की वैल्यू जो होगा वह ई वन माइनस आई आर वन हो जाएगा। उसी तरीके से वी बी सी जब निकालेंगे तो ई टू माइनस आई आर टू। देखो सीरीज में है, यहाँ पे करंट जो है सेम ही है यहाँ पे, तो दोनों ही केस में आई को आई ही लेना है, तो ई टू माइनस आई आर टू हो जाएगा। अब जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं
तो ऐड करने से क्या होगा, वी ए माइनस बी बी, और यहाँ पे प्लस बी बी है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और ये हो जाएगा हमारा एक तरह से वी ए माइनस बी सी हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर हम ऐड करेंगे तो ई वन प्लस ई टू माइनस आई कॉमन ले लें तो आर वन प्लस आर टू हमारा जो है आ जाएगा इस तरीके से। वी ए माइनस बी सी देखो हमने लिख दिया है, ये आ जाएगा। अब आते हैं फॉर इक्विवेलेंट सेल। अब यदि मैं दोनों का इक्विवेलेंट सेल एज्यूम करूं यहाँ पे, अब देखो टर्मिनल पॉइंट कौन है, ए और सी, तो उसी टर्मिनल के बीच में इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो इसके लिए क्या क्या इक्वेशन बनेगा, वी ए माइनस वी सी जो होगा वो हो जाएगा ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट ई वन प्लस ई टू हो जाएगा माइनस आई, देखो दोनों इक्वेशन में, और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। अब आते हैं, जैसे हमने देखो ये क्वेश्चन हमने लिया है दो तरह के। अब ये जो है सो सीरीज में कनेक्टेड है, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव ये सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। तो हमने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पहले बताओ कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, वो आर वन प्लस आर टू हो जाता है, तो 1+2 ओम, 1+2 जो होगा यानी 1+2 यानी टोटल जो है 3 ओम का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ये कैपिटल आर जो दिखा रखा है हमने वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और यदि मैं ई इक्विवेलेंट की बात करूं तो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा 2+3 यानी ये हो जाएगा 5 वोल्ट। तो हमें निकालना है आई, आई क्या होता है बोलो, ई इक्विवेलेंट बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉलर आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी थी 5, बाय कैपिटल आर कितना है हमारा 4, कैपिटल आर से मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, प्लस स्मॉलर आर इक्विवेलेंट मैंने किसको लिया है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को जो कि 3 ओम है। ये हो जाएगा 5/7 एम्पेयर। इस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी में। जैसे मान लो ये देखो बैटरी को मैंने उल्टा कनेक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल ईएमएफ जो होगा वह ई वन प्लस ई टू इस बार नहीं लेंगे। देखो सीरीज में कब होता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव, ये फिर उल्टा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे, तो इक्विवेलेंट जो होगा 4-2 लेंगे, तो यहाँ पे 2 वोल्ट हो जाएगा। टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1+2 यानी 3 ओम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस वैसा ही रहेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा जो है सो 4 ओम है, यानी करंट जो होगा ई इक्विवेलेंट हो गया 2 कैपिटल आर 4+3 यानी ये हो जाएगा 2/7 एम्पेयर हो जाएगा। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। दो सेल हमने लिया है E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस इसके R1 और R2 है, इसको हम पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। पैरेलली कनेक्शन मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। इसमें से मान लो I1 निकल रहा है, इसमें से I2 करंट निकल रहा है, जबकि टोटल करंट कितना है I है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लिया है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V वोल्ट का है। तो इक्वेशन जो हमारा होगा I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हमारा ये इक्वेशन बनेगा। अब देखो वी ए बी निकालेंगे, तो वी ए बी जो है ऊपर वाले के लिए जब देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वी वोल्ट ही है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है। अब इसके लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई वन माइनस आई वन आर वन, इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा ई वन माइनस आई वन आर वन, क्योंकि डिस्चार्जिंग का केस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आई वन आर वन की वैल्यू यदि मैं यहाँ से निकालूं, माइनस में है इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई वन माइनस बी हो जाएगा। आई वन की वैल्यू हो जाएगा ई वन माइनस बी बाय आर वन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस वाले के लिए निकालेंगे तो आई टू हो जाएगा ई टू माइनस बी बाय आर टू हो जाएगा। अब हमने जो लिया है एक इक्विवेलेंट सेल लिया है हमने इसके लिए, तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट है, तो जितना करंट इसमें से टोटल पास कर रहा था वो इसमें से पास करेगा। इक्विवेलेंट सेल के लिए क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू इक्विवेलेंट माइनस बी बाय आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या था, आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, तो आई वन और आई टू तीनों के वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन जो लिया था। तो ई इक्विवेलेंट माइनस बी बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ई वन माइनस बी बाय आर वन प्लस ई टू माइनस बी बाय आर टू। तो यहाँ पे सेपरेटली हम डिवाइड कर रहे हैं, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट माइनस बी बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू। ई एम एफ वाले टर्म को हम एक साथ कर दे रहे हैं, माइनस बी बाय आर वन माइनस बी बाय आर टू, तो इसमें से माइनस बी कॉमन ले लिया है, तो ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2
R2 हो जाएगा। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ध्यान से देखें तो इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है E1/R1 प्लस E2/R2 के इक्वल होगा। जबकि देखो माइनस इसमें भी है, इसमें भी है, V इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। अब हमने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। फर्स्ट केस में 2 वोल्ट 1 ओम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये पैरेलली कनेक्टेड है, हम देख रहे हैं। तो पैरेलल में जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 R2 दोनों थी 1 1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो हो जाएगा कितना, 1/2 हो जाएगा। अब ये पैरेलल में है तो इसके पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला था ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना है 1/2 है, इक्वल्स टू E1/R1 तो 2/1 प्लस E2/R2 तो 2/1 हो जाएगा, जो कि ये यहाँ पे ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, ये 1/2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 4 इंटू 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी 2 वोल्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो तो हमें क्या पता चला, यदि सेम ईएमएफ की बैटरी है, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है और पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वह किसी एक के ईएमएफ के इक्वल हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसमें तीनों का जो ईएमएफ हमने लिया है डिफरेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। यहाँ पे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की यदि मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6 जो होगा एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, यानी 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, 9 प्लस 2 हो गया 11, तो 11/6 हो गया। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 11/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आर इक्विवेलेंट यदि निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा बोलो, 6/11। अब हमारे पास क्या है, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट जो होगा कितना हो जाएगा, 6/11 हो जाएगा, इक्वल्स टू E1/R1 तो 2/1 प्लस 4/2 प्लस 6/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। तो इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, ये 6/11 नीचे में है वो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/11, यानी हो जाएगा 36/11। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं और स्मॉलर आर इक्विवेलेंट भी फाइंड कर सकते हैं जब उसके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो या डिफरेंट हो। 1 2। अब आता है जैसे दो बल्ब हमने लिया है जिसका देखो पावर और वोल्टेज तो गिवन रहता है, तो पावर यहाँ पे जो P1 है वोल्टेज भी लिखा हुआ रहेगा। दूसरा जो बल्ब है उसमें पावर क्या है P2 है, वोल्टेज क्या है V2 है, उसका रेजिस्टेंस R1 और R2 हमने एज्यूम कर लिया है। वैसे जो क्वेश्चन में गिवन है पावर और वोल्टेज हमें गिवन है, V वोल्टेज हमने अप्लाइड वोल्टेज को कितना लिया है, V वोल्ट लिया है। हमें जैसा कि पता है सीरीज में क्या होता है RS R1 प्लस R2 रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी पावर और वोल्टेज बल्ब पे लिखा रहेगा उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। तो अब हम क्या करेंगे, P1 निकालेंगे तो V²/R1 हो जाएगा। तो R1 कितना हो जाएगा, V²/P1। ये जो वोल्टेज जो लिखा हुआ है, जो बल्ब पे लिखा हुआ है वो वोल्टेज है, ये अप्लाइड वोल्टेज नहीं है। अप्लाइड वोल्टेज को हम चेंज भी कर सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। तो जो बल्ब पे वोल्टेज लिखा रहता है जनरली 220 वोल्ट लिखा रहता है, तो वो वाला वोल्टेज है डिवाइडेड बाय पावर। तो इससे क्या करेंगे फिर हम सिमिलरली सेकेंड के लिए हम करेंगे तो P2 इक्वल टू हो जाएगा V²/R2 हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू V²/P2 हो जाएगा। अब आता है इक्विवेलेंट के लिए। इक्विवेलेंट के लिए देखा जाए P इक्विवेलेंट V इस तरीके से हमने ले लिया है, तो P इक्विवेलेंट इक्वल टू V²/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा V²/P इक्विवेलेंट। इन सारी वैल्यूज को जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा V²/P इक्विवेलेंट इक्वल टू V²/P1 प्लस V²/P2 हो जाएगा। V² क्या होगा, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन आएगा 1/P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2
P2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखा जाए तो हमने क्या देखा, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल पावर कंज्यूम्ड होगी वह कम हो जाती है। अब उसके बाद आते हैं पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने लिया है दो बल्ब, मान लो ले लिया है, जिसमें पावर जो है P1 है, वोल्टेज क्या है इसका V है, पावर P2 है, वोल्टेज जो है V है। वोल्टेज सब में सेम लिखा रहता है, जो इंडिया में जैसे 220 वोल्ट के हिसाब से लिखा रहता है, तो ये वोल्टेज V का V ही रहेगा, पावर जो होगा अलग अलग होगा। अब यहाँ पे टोटल वोल्टेज जो हमने सप्लाइड वोल्टेज जो है वो भी हमने V वोल्ट का लिया है। तो फॉर्मूला देखो, पावर का फॉर्मूला V²/R होता है, तो पहले वाले के लिए P1 इक्वल टू हो जाएगा V²/R1, तो R1 इक्वल टू V²/P1, P2 इक्वल टू V², ये हो जाएगा V²/R2 हो जाएगा, तो R2 हो जाएगा V²/P2 हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट के लिए हम उसी तरीके से लेंगे, P इक्विवेलेंट इक्वल टू V²/R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट जो होगा वो V²/P इक्विवेलेंट होगा। और हमें पता है कि पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है 1/RP का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अब हम क्या करेंगे, जो R इक्विवेलेंट, R1 और R2, इन सब की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट था, इसलिए P इक्विवेलेंट बाई V² लगाना पड़ा, P1/V², P2/V² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/V² कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा P1 प्लस P2, दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, तो P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया P1 प्लस P2। यानी जब हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो जो टोटल पावर कंज्यूम्ड होगा वह ज़्यादा होगा। अब उसके बाद आते हैं इफिशियंसी ऑफ ए सेल। देखो, इफिशियंसी ऑफ सेल को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर इज कॉल्ड इफिशियंसी। जो आउटपुट पावर है और इनपुट पावर, आउटपुट पावर जो हम दे रहे हैं मतलब बाहर जो निकल रहा है, इनपुट यानी जितना हम दे रहे हैं बैटरी को, तो यहाँ पे आउटपुट पावर जो होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू आई, जबकि इनपुट पावर जो होगा वो हो जाएगा हमारा E इंटू आई। तो यहाँ पे आई आई कैंसिल कर दो तो V/E हो जाएगा। V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर होता है, E का फॉर्मूला होता है I इंटू आर प्लस आर। EMF जब निकालते हैं तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों को लेते हैं, तो यहाँ पे I कैंसिल हो जाएगा, तो R/R प्लस आर जो हो गया, ये इफिशियंसी का फॉर्मूला हमारा आ गया है इस तरीके से। अब आते हैं कि इफिशियंसी मैक्सिमम कैसे करेंगे। देखो, ईटा को मैक्सिमम करना है तो R प्लस आर, चूंकि डिनोमिनेटर में है तो उसको मिनिमम करना पड़ेगा R प्लस आर को। अब देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो कैपिटल R है उसको √R का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्मॉल r को √R का होल स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने तरफ से क्या करना है, -2 √R को माइनस भी करना है और प्लस भी करना है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। तो इक्वस टू मिनिमम, इसको मिनिमम करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो A² प्लस B² -2 है भी, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, उसको इस पे सेट कर दिया, प्लस वाले को एज इट इज हमने लिख दिया है, तो इसको हमें मिनिमम करना है। मिनिमम कब होगा, जब ये वाला टर्म जो हो वह जीरो हो जाए, क्योंकि ये स्क्वायर है कभी निगेटिव नहीं होगा, तो कुछ भी इसमें ऐड करेगा तो इससे तो हमेशा ज़्यादा ही वैल्यू देगा। तो मिनिमम तभी होगा जब ये वाला टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा, यानी √R माइनस √R की वैल्यू जो है वह जीरो हो जाए, यानी कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r। यानी एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम तब होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दोनों क्या हो, इक्वल हो जाए। अब आते हैं एफिशिएंसी का मैक्सिमम वैल्यू कितना निकालेंगे। तो देखो, फॉर्मूला तो था कैपिटल R बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r था। हमने देखा एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होगा जब कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r होगा, यानी स्मॉल r के जगह पे हम क्या करेंगे, कैपिटल R से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी R/2R हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ गया, तो 0.5 आ गया, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगा 0.5 होगा, यानी 50% होगा। अब आते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। द आउटपुट पावर ऑफ द सेल इज मैक्सिमम इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल R जब इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तो उस केस में मैक्सिमम पावर होगा। इसको कैसे देखेंगे, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर I²R होता है, तो I² कैपिटल R यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, I की वैल्यू हम पुट कर देंगे E/R प्लस आर, हमने देखा था पहले भी, तो ये हो जाएगा E² बाय R प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। अब सोचो,
पावर को, आउटपुट पावर को हमें करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा? जब आर प्लस आर का जो होल स्क्वायर है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो इसको जब मिनिमम करेंगे तो ऑटोमेटिक जो पी नोट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो उस फॉर्मूले से हमने क्या कर दिया, आर प्लस आर का जो होल स्क्वायर था उसको लिख दिया आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r। तो उसको मिनिमम करना है। मिनिमम कब होगा? जब ये वाला टर्म जीरो होगा। सेम लॉजिक, ये स्क्वायर है, कभी निगेटिव नहीं होगा। तो कुछ भी होगा इसमें यदि प्लस होगा तो इससे 4r से जो वैल्यू होगा हमेशा ज़्यादा ही आएगा। तो 4r आर जो है, जो मिनिमम वैल्यू है, ये तभी होगा जब आर माइनस आर की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर हो जाए, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हो जाए वह इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। अब आते हैं ग्रुपिंग ऑफ ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल। देखो जितने भी हमने सेल लगाए हैं वो आइडेंटिकल सेल है। यहाँ पे सबका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एन नंबर ऑफ सेल है, इसको सीरीज में हमने कनेक्ट कर रखा है। हमने सीरीज का फॉर्मूला देखा था पहले, क्या देखा था, ई इक्विवेलेंट का ई1 प्लस ई2 प्लस ई3 प्लस ई एन, है ना। तो यहाँ पे सबका ईएमएफ सेम है, तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस एन टाइम्स हो जाएगा, तो एन ई हो गया। टोटल ईएमएफ आ गया एन इंटू ई। उसी तरीके से सीरीज में जब कनेक्टेड होता है तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने बताया था आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो यहाँ पे सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस एन टाइम्स, यानी एन आर हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गया एन आर। अब आते हैं आई। आई का टू क्या होता है, ई इक्विवेलेंट बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आर इक्विवेलेंट। टोटल ईएमएफ कितना आ गया बोलो, एन ई। कैपिटल आर हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया एन आर। एक्सटर्नल और इंटरनल जो होते हैं हमेशा सीरीज में होते हैं, तो इसलिए सिंपली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया। जब हम सीरीज में एन आइडेंटिकल सेल को कनेक्ट करेंगे तो करंट का फॉर्मूला हो गया एन ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब आते हैं इसमें केस लेते हैं कि मान लो जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एन आर को इग्नोर कर देंगे, तो आई कस टू हो जाएगा एन ई बाय आर। तो देखा जाए तो करंट की वैल्यू इस केस में जो है सो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे एन टाइम्स हो रहा है, एक सेल की वजह से जितना करंट होगा उससे वो एन टाइम्स हो जाएगा। कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। अब इफ मान लो जैसे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम हो जाए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, आई के फार्मूला हो जाएगा एन ई बाय एन आर। क्योंकि हम कैपिटल आर की वैल्यू बहुत ही कम है तो कैपिटल आर को इग्नोर कर देंगे, जो छोटा होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये आई का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा ई बाय आर, यानी एक सेल की वजह से जितना करंट होगा उतना ही इस कॉम्बिनेशन की वजह से भी होगा। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो देखा जाए तो सबका ईएमएफ यहाँ पे हमने सेम ले रखा है, ई सबका ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड है। नंबर ऑफ सेल को मैंने कितना लिया है, यहाँ पे एम सेल लिया है। तो देखो पैरेलल में हमने फार्मूला पढ़ा था कि जब पैरेलली कनेक्टेड हो सेल तो उसमें जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। तो यहाँ पे सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम लिया हुआ है, तो वन बाय आर प्लस वन बाय आर प्लस वन बाय आर प्लस एम सेल है, तो इसलिए एम टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, आर सबका एलसीएम हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा वन प्लस वन प्लस वन प्लस एम टाइम्स, यानी एम हो जाएगा तो एम बाय आर हो जाएगा। अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे या रेसिप्रोकल करेंगे, जो कि हो जाएगा स्मॉल आर बाय एम हो जाएगा। पैरेलल में हमें फॉर्मूला पता है, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू एम टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे सबका ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, ई बाय आर प्लस ई बाय आर प्लस एम टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम ई बाय आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ई इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एम ई बाय आर इंटू आर इक्विवेलेंट। तो एम ई बाय आर ले लिया और आर इक्विवेलेंट जो हमने निकाला था आर बाय एम उसको हमने पुट कर दिया, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, ई के इक्वल हो गया। अभी हमने फिर से देखा कि जब हम आइडेंटिकल सेल को लगा देते हैं पैरेलल में तो उसका जो टोटल ईएमएफ होता है वह किसी एक सेल के ईएमएफ के इक्वल हो जाता है।
अब आते हैं, जैसे हमें आई का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट कितना आ गया था, ई के इक्वल आ गया था, तो ई हो गया कि बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट, यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना था, आर बाई एम था, तो आर बाई एम हो गया। जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एम आर प्लस आर हो जाएगा, ये कैपिटल एम जो है ऊपर चला जाएगा, एम ई बाय एम आर प्लस आर हो जाएगा करंट का फॉर्मूला। अब इसमें हम केस लेते हैं, इफ आर इज ग्रेटर देन आर बाई एम, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यदि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा हो जाए, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में आर बाई एम को इग्नोर कर देंगे, आई का फॉर्मूला ई बाई आर हो जाएगा। लेकिन यदि कैपिटल आर की वैल्यू काफ़ी कम हो जाए, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो ये हो जाएगा एम ई बाई आर, यानी इस केस में करंट जो होगा मैक्सिमम होगा। अब आते हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो देखो सबका ईएमएफ हमने सेम ले रखा है, ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक रो में एन सेल है, नंबर ऑफ रोज जो है एम रोज है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एम लिया है, हर एक रो में कितने सेल है, एन सेल हमने लिया है। तो देखा जाए तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ ईच रो जो होगा वह ई प्लस ई प्लस ई प्लस एन टाइम्स हो जाएगा, तो एन ई हो जाएगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट, देखो हमें पता है कि हर एक जो रो है उसका ईएमएफ एन ई है, और ये देखो पैरेलल में कनेक्टेड है, हमने बताया था। तो जब इक्वल ईएमएफ के सेल यदि पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ भी एक के इक्वल होता है, यानी इसका जो टोटल ईएमएफ जो होगा सर्किट का वह एक रो के ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हर एक रो में जो टोटल ईएमएफ है जो कि एन ई है वह सेम है, इसलिए लिखा हुआ है इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट जो होगा वह टोटल ईएमएफ ऑफ ईच रो, यानी एक रो का जितना ईएमएफ है उतना ही टोटल सर्किट का भी ईएमएफ हो जाएगा। अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो कितना होगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस एन टाइम्स, यानी एनआर जो होगा वह एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ऐसे कितने रोज हैं, एम रोज हैं जो कि आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो पैरेलल वाला फॉर्मूला वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होता है, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, हर एक रो का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एन आर है, तो वन बाई आर एन आर प्लस वन बाई एन आर प्लस एम टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बाय एन आर, यानी आर इक्विवेलेंट निकाले कितना होगा, एन आर बाय एम, तो ये जो आया वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा। अब आते हैं आई का फॉर्मूला। आई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्विवेलेंट बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉलर आर इक्विवेलेंट। टोटल ईएमएफ कितना निकाला था हमने, एन ई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया था एन आर बाय एम। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एम एन ई बाय एम आर प्लस एन आर। अब आते हैं कि करंट को मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं। करंट को मैक्सिमम करना है तो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसको मिनिमम करना पड़ेगा। तो मिनिमम कैसे करेंगे, देखो एम आर को लिख सकते हो रूट एम आर। देखो यहाँ पे ये जो हमने जो है पहले वाला ही टेक्निक हमने लगाया है। यहाँ पे रूट एम आर को लिख देंगे रूट एम आर का होल स्क्वायर, रूट एन आर का होल स्क्वायर, और माइनस टू रूट एम आर इंटू रूट एन आर प्लस टू रूट एम आर इंटू रूट एन आर लिख देंगे। तो ये जो है सो रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू रूट एम आर इंटू रूट एन आर हो जाएगा। तो इसको मिनिमम करना है तो फिर से हम वही करेंगे, एम आर माइनस रूट एन आर को जीरो कर देंगे, एम आर इक्वल टू एन आर हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल टू एन आर बाई एम। यानी यहाँ पे करंट को मैक्सिमम करना है मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल के केस में, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होना चाहिए वह टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अब आते हैं किरचॉफ्स के लॉज। देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो रूल आता है, जंक्शन रूल और लूप रूल। सबसे पहला जो है जंक्शन रूल होता है, जिसको फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं। तो इसमें होता है क्या है, इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज जीरो। किसी भी जंक्शन में जो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट होगा वह हमेशा जीरो होता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये जंक्शन पॉइंट है, I1 I2 I3 जो है सो आ रहे हैं, जबकि I4 और I5 जो है सो जा रहे हैं। तो आने वाले को यदि मैं पॉजिटिव लूँ, जाने वाले को निगेटिव लूँ, तो टोटल करंट का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, किसी भी जंक्शन पे जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा माइनस में उसको उधर भेज दो, I4 प्लस I5 के इक्वल हो जाएगा। इससे क्या पता चला, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू
टोटल आउटगोइंग करंट हो जाएगा। चलो अब आते हैं लूप रूल के बारे में, जो कि सेकंड लॉ है। इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड एनी क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल इज जीरो। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का सम लेते हैं, जिसमें रजिस्टर का भी लेते हैं और सेल का भी लेते हैं। उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो देखो एक चीज जानना जरूरी है, यहाँ पे जैसे हमने बैटरी का केस लिया है, यहाँ पे यदि मान लो मूविंग डायरेक्शन हमारा इधर है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो देखो इसके ईएमएफ के साइन को निगेटिव लेंगे। कहोगे कैसे पता? देखो ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो जब हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस जब देखेंगे, ईएमएफ के साइन को देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वाला कौन है? ये निगेटिव वाला टर्मिनल, जिसका पोटेंशियल क्या है, लो है। ये जो इनिशियल वाला पोटेंशियल क्या है, हाई है। तो इसके साइन को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। जबकि इस केस में देखा जाए तो यहाँ पे जब हम ऐसे जा रहे हैं, ये जो हमने लिया है मूविंग डायरेक्शन लिया है, तो यदि मूविंग डायरेक्शन हमारा इधर है तो बैटरी के केस में क्या हो जाएगा, हम ऐसे जा रहे हैं तो बाद वाला टर्मिनल कौन है, पॉजिटिव। पहले जो है सो निगेटिव। तो फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, तो फाइनल वाला कौन है, पॉजिटिव है, यानी हाई पोटेंशियल है। इनिशियली जो था निगेटिव था, यानी लो पोटेंशियल था, तो उसके ईएमएफ के साइन को क्या लेना होगा, हमें पॉजिटिव लेना है। आगे होगा अच्छे से समझ में। अब जाते हैं रजिस्टर के केस में, देखते हैं रजिस्टर के केस में क्या होगा। देखो आई ये रहा, आर ये रहा, ठीक है। करंट मान लो ऐसे जा रही है और हमारा जो मूविंग डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है, यानी हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उस केस में वोल्टेज को जो है तो निगेटिव लेंगे। कब लेंगे, जब हम करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे। कहोगे कैसे पता? देखो करंट जा रहा है इधर से इधर, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो हाई होगा, इधर वाले का पोटेंशियल लो होगा। हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो फाइनल वाले का पोटेंशियल लो है, इनिशियल वाले का पोटेंशियल हाई है, तो लो माइनस हाई करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव। तो इसलिए हमने निगेटिव लिया है। इन शॉर्ट्स बोले तो करंट के डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो उसके वोल्टेज को निगेटिव लेना है। अब आते हैं इस केस में, करंट तो देखो इधर ही जा रहा है, लेकिन मूविंग डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल क्या है, लो है। तो हाई में से लो को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी इसको पॉजिटिव लेना है। यानी इन शॉर्ट बोले, जब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसके वोल्टेज को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल का केस लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में देखते हैं, यहाँ पे मान लो जैसे एक बैटरी हमने ले लिया है, ये रजिस्टर भी लगा देते हैं, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देते हैं और यहाँ पे एक और बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पे मान लो 2 वोल्ट है, यहाँ पे 1 ओम ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ओम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो 6 वोल्ट ले लेता हूँ इस तरीके से। अब देखो करंट दोनों का पहले देखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, ये देखना होता है। सबसे पहले देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जंक्शन रूल को ध्यान में रखते हैं। अब जिस बैटरी से क्या ध्यान रखना है, मान लो जैसे यहाँ से हमने आई करंट निकाला, ध्यान क्या रखना है कि जितना करंट हम निकाल रहे हैं किसी से, वापसी में भी उतना करंट आना चाहिए। ये मान लो जिसमें इसमें से I1 निकला, इसमें से जिसका भी देखो पॉजिटिव टर्मिनल इधर ही है, तो हम पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा हम करंट निकालते हैं। तो I2 करंट मान लो इधर से निकाल दिया। अब इधर से I1 आ रहा है, तो तीसरा रास्ता कौन है, इधर। इधर जाने के लिए हम क्या करेंगे, बोलो I1 प्लस I2 ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, I1 प्लस I2। अब देखो वापसी में इधर कितना जाएगा, तो देखो बैटरी से हमने कितना करंट निकाला था, बोलो I1, तो वापसी भी I1 ही आएगा। उसी तरीके से हमने I2 इससे निकाला था, तो वापसी कितना करंट आएगा, I2 आएगा। अब देखो, तो यदि मैं बोलूँ किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करो, ABCD, ये जो लूप है हमारा, लूप में ABCDA वापसी में भी बोलना होता है, लूप या मेश बोलते हैं। अब हम लूप में घूम के बताते हैं, मान लो ऐसे तुम घूम रहे हो, ठीक है। तो अब तुम ऐसे जा रहे हो, है ना, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो फाइनल वाले का लो है, इनिशियल वाले का लो मतलब हाई है। तो क्या लेंगे, हम निगेटिव साइन लेंगे। मैंने बताया था जब हम इस तरीके जा रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव, तो निगेटिव लेना है। तो यहाँ पे इसका ईएमएफ जो होगा -2 लेना है।
अब देखो करंट किधर आ रही है, करंट इधर से आ रही है, हम जा किधर रहे हैं, इधर जा रहे हैं। करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है आई इंटू आर को। तो ये हो जाएगा I1 × 1 हो जाएगा, I1 × 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इधर आओ, तो देखो करंट का हम फिर से अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, I1 + I2 इंटू हो जाएगा हमारा 3 और इक्वल्स टू 0, क्योंकि पूरा हमने घूम लिया तो इक्वल्स टू क्या करना है, 0 करना है। उसी तरीके से मान लो इस केस में देखें, तो इस केस में कैसे भी घूमने के लिए आप फ्री हो। ऐसे मान लो घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे, तो ऐसे घूम रहे हो तो यहाँ पे आप ऐसे जा रहे हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे जा रहे हैं मान लो, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 वोल्ट, ऐसे जा रहा है -6 वोल्ट, क्योंकि बाद में जो आ रहा है निगेटिव वाला प्लेट आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तो कोई रजिस्टर है नहीं, सिर्फ आई को नहीं लिखना है, जहाँ रजिस्टर होगा वही देखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर से हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो फिर प्लस लेंगे, तो I1 + I2 इंटू हो जाएगा 3 और इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास जो है सो दो इक्वेशन हो गए, और अननोन कितने हैं, दो ही अननोन है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, I1 और I2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखा जाए तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है, इसका जो शेप है एक्चुअल में व्हीट के शेप में है, इसलिए इसका नाम पड़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें देखो जाए 4 रजिस्टर होते हैं, P, Q, R और S, इस तरीके से कनेक्टेड है। बीच में ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। यहाँ पे एक बैटरी लगा रखा है जिसका EMF E है। तो टोटल करंट जो हमने लिया है I लिया है यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे जंक्शन रूल अप्लाई करके मैं दिखा रहा हूँ। आई यहाँ पे करंट आ रहा है, इधर मान लो I1 करंट गया तो इधर कितना जाएगा बोलो, आई टोटल करंट था तो I1 उधर चला गया तो इधर जाएगा I - I1 हो जाएगा। अब इधर से देखो I1 इधर गया था, इसमें से I2 मैंने इधर भेज दिया, तो इधर कितना जाएगा I1 - I2, तो वो मैंने उधर भेज दिया है। अब आते हैं इधर पे, देखो I - I1 इधर से आ रहा है और इधर से कितना आ रहा है, I2 आ रहा है। यहाँ पे दोनों ऐड होकर के इधर जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है I - I1 + I2 हो जाएगा। देखो ध्यान से देखोगे तो जब दोनों को प्लस करोगे, इधर से देखो I1 - I2 आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है I - I1 + I2, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा I। तो इससे पता चला कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वह बिल्कुल ही सही है। अब आते हैं किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करते हैं, ABDA, ये वाला जो लूप दिख रहा है, हम इस तरीके से घूम रहे हैं, एरो देखो हमने दिखा रखा है, मतलब इस तरीके से हम घूम रहे हैं। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो I × R को हम निगेटिव लेते हैं, इसलिए -I1 × P लिया है। यहाँ पे फिर से हम करंट के डायरेक्शन में है तो -I2 × G लेंगे। यहाँ पे करंट के अपोजिट हो गए इसलिए प्लस ले रहे हैं, तो I - I1 × R इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमने बताया था पूरे लूप में घूमने के बाद इक्वल टू 0 लिखना होता है। अब आते हैं BCDB, ये वाला जो लूप है इसमें हम देख रहे हैं BCDB, यहाँ पे ऐसे घूमे ऐसे। तो यहाँ पे देखा जाए तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव लेंगे, तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो यहीं पे मैंने लिखा है माइनस बाहर में I1 - I2 × Q हो जाएगा। इस वाले में करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा I - I1 + I2 × S हो जाएगा, तो वो मैंने लिखा है। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ये लूप था हमारा, तो इस लूप में क्या हो जाएगा I2 × G, क्यों हो जाएगा, क्योंकि करंट के अपोजिट फिर से जा रहे हैं तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं। अब जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन पे होता है तो उस केस में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करता है, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा, यानी I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो I2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में 1 बाय 1 करके, यहाँ पे जैसे है यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे हम जो है यहाँ पे जहाँ जहाँ I2 है वहाँ पे वैल्यू को क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे। जब फर्स्ट इक्वेशन में हम 0 पुट करेंगे I2 की जगह पे, तो ये आ जाएगा -I1 × P प्लस ये I2 की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दिया था, इसके वजह से यहाँ पे 0 आ गया था, तो ये हो जाएगा I - I1 × R इक्वल टू 0। तो यहाँ पे I1 × P है, माइनस में है तो उसको उधर एक तरह से भेज दिया, तो ये प्लस हो गया, इक्वल टू I - I1 × R हो जाएगा। I1 अपॉन इसको डिवाइड में ले जाओ I - I1, तो ये हो जाएगा R/P हो जाएगा। तो इसको मैंने थर्ड इक्वेशन लेट कर लिया है। अब सेकेंड इक्वेशन जो था उसमें भी हमने I2 की जगह पे वैल्यू 0 पुट कर दिया,
तो ये इस तरीके से हमारा इक्वेशन आ गया। तो I1 × Q को फिर से मैंने उस साइड शिफ्ट कर दिया, तो माइनस था तो प्लस हो गया, इक्वल्स टू I - I1 × S हो जाएगा। अब फिर से हमने ये जो वैल्यू था सेम वैल्यूज यहाँ पे भी हमने निकाल लिया, I1/I - I1 इक्वल्स टू S/Q। अब देखा जाए तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखे तो इस दोनों का क्या है, LHS सेम है। LHS सेम है तो इसका मतलब RHS भी सेम होंगे, तो R/P जो होगा S/Q के इक्वल हो जाएगा। यानी P/Q, P को मैं ऊपर भेज दूँ, S को नीचे ले जाऊँ, तो P/Q इक्वल्स टू R/S हो जाएगा। तो यही जो है हमारा बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। यानी P/Q जो होगा वो R/S के इक्वल हो जाएगा। यदि ये रेशियो इक्वल हो जाएगा तो उस केस में वह बैलेंस कंडीशन में, चाहो तो तुम ऐसे भी ले सकते हो, P/R इक्वल्स टू Q/S। ये रेशियो इक्वल होगा तो बैलेंस कंडीशन पे होता है। बैलेंस कंडीशन पे जब होता है तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा। फिर क्या हो जाएगा, इसका होना नहीं होना बात बराबर, यानी ये दोनों सीरीज फिर ये दोनों सीरीज फिर आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और इस तरीके से हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और फिर हम टोटल करंट भी फाइंड कर सकते हैं। अब आता है सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। कब व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा ज़्यादा सेंसिटिव होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, द फोर रेजिस्टेंस शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। ये जो रेजिस्टेंस वैल्यू होना चाहिए आसपास के वैल्यू का होना जरूरी है। दूसरा है रिलेटिव पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर और बैटरी में से देखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसको किसके साथ कनेक्टेड करना है, between the junction of two highest resistance and junction of two lowest resistance। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसको हम क्या करेंगे, दो हाईएस्ट रेजिस्टेंस का जंक्शन और दो लोएस्ट रेजिस्टेंस के जंक्शन के बीच में कनेक्ट करेंगे, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बैटरी और गैल्वेनोमीटर में से। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के क्या एडवांटेज है, सबसे पहला है इट इज ए नल मेथड। इट इज ए नल मेथड, हैंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और गैल्वेनोमीटर डज नॉट इफेक्ट द बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट को कोई इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि नल मेथड है। नल मेथड का मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करता है। उसके बाद दूसरा जो है रेजिस्टेंस एंड एमीटर एंड वोल्ट मीटर डज नॉट इफेक्ट। जो बैलेंस पॉइंट है उसका जो है रेजिस्टेंस है, एमीटर और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वह उसको इफेक्ट नहीं करता है। तीसरा पॉइंट होता है अननोन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद वेरी हाई एक्यूरेसी। वेरी हाई एक्यूरेसी के साथ जो है अननोन रजिस्टर है, चार रजिस्टर में से जैसे तीन रजिस्टर नोन होंगे, एक अननोन होगा, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं वेरी हाई एक्यूरेसी के साथ। देखो मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं। होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं, इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रजिस्टर। जो अननोन रजिस्टर होता है उसके रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर करने के लिए हम ये डिवाइस का यूज करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। वहाँ पे भी हमने देखा था जब बैलेंस कंडीशन पे होता है तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करता है। तो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसमें होता है क्या है, देखो आर जो है नोन रेजिस्टेंस है, एस क्या है यहाँ पे अननोन रजिस्टर है। हम क्या करते हैं, जॉकी को ये जो स्लाइड वायर ब्रिज है इसको मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, 1 मीटर का, इसलिए यहाँ पे स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज बोला जाता है। अब हम क्या करते हैं, जॉकी को मूव करते हैं इस वायर पे, तब तक मूव करते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन शो करना बंद ना कर दे। हर एक पॉइंट पे देखो डिफ्लेक्शन शो करेगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नल पॉइंट बोलेंगे। और उस समय में जो लेंथ होता है उस पॉइंट का, जैसे पी से उस पॉइंट तक का, मान लो इस पॉइंट पे नल पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे जो लेंथ आया एल, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ बोलेंगे। टोटल लेंथ कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से यदि एल है तो इधर से कितना होगा, 100 माइनस एल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो ये जो एल लेंथ है इसका रेजिस्टेंस यदि मैं पी एज्यूम कर लूँ, और ये 100 माइनस एल लेंथ जो है उसके रेजिस्टेंस को यदि मैं क्यू एज्यूम कर लूँ,
तो जो P होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा, और Q जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा KL, K कांस्टेंट ले लिया। उसी तरीके से Q जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा K इंटू 100 माइनस L हो जाएगा। जब मीटर ब्रिज बैलेंस कंडीशन पे होगा तो हमें पता है, क्या पता है, P बाई क्यू जो होता है R बाई एस के इक्वल होता है। तो P की वैल्यू कितना निकाला KL, Q की वैल्यू कितना था K इंटू 100 माइनस L, तो वो हमने पुट कर दिया इक्वल टू R बाय एस। तो यहाँ पे K कैंसिल हो जाएगा, तो L बाई 100 माइनस L हो जाएगा। तो यहाँ पे जो S जो था अननोन रजिस्टर था, तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।